डायबिटीज वर्तमान समय में तेजी से बढ़ने वाली कॉमन बीमारी है, जिसको लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां भी है और इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने और डायबिटीज से बचाव के लिए वर्ल्ड डायबिटीज डे की पूर्व संध्या पर फर्स्ट इंडिया के विशेष कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट में डीएम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एवं डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश लोढ़ा के साथ डायबिटीज पर खास चर्चा की एसोसिएट एडिटर श्वेता मिश्रा अवस्थी ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हेल्थ फर्स्ट पे। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आप और हम हर कोई अपने घर में आसपास में जब बातचीत करते हैं तो ये तय मानिए कि हर घर में एक डायबिटीज का पेशेंट है। समस्या भी बड़ी है, समाधान भी हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखना होगा और कितनी गंभीरता से इस बीमारी को लेकर चलना चाहिए, क्या क्या इसे लेकर आप प्रिकॉशन रख सकते हैं, किस तरह से इसे लेकर जानकारी आप जुटा सकते हैं, कब आपको डॉक्टर से जांच करानी, और सबसे बड़ी बात है जो भ्रांतियां फैली हैं कम से कम उस पर भरोसा नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सवाल हैं जो आपके जहन में होंगे और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेश लोढ़ा जी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। थैंक यू श्वेता जी। कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं सिर्फ जागरूकता के लिए, और हम ये कार्यक्रम भी इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने जरिए हमारे दर्शकों को भी अवेयर कर सकें। सबसे अहम सवाल आपसे ये रहेगा कि आज विश्व में डायबिटीज तेजी से फैल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, डायबिटीज़ पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैली है और ये बढ़ती जा रही है। पाश्चात्य जगत में अब उन्होंने काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया है। मतलब वहाँ पर स्थिति अब ये है कि वो एक प्लेटो स्टेज पे हैं, वो और तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जहाँ हैं वहाँ स्थिर है। लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड है या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की जो देश हैं, ख़ास तौर से भारत और चाइना, यहाँ पर डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से अभी भी बढ़ रही है। और आने वाले समय में ये आंकलन है साइंटिस्ट का कि ये अगले 10-20 वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और व्यापक पैमाने पे हमारे यहाँ सभी हर तरह की जनसंख्या को ग्रसित करेगी। तो इसकी मुख्य वजह यही है कि जब भी डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ कुछ व्याधियाँ या बीमारियाँ भी फ्री गिफ्ट की तरह आती हैं, और उसमें डायबिटीज़ या लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ये सारे रोग प्रमुख हैं। और क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। जब आय बढ़ रही है तो आदमी नेचुरल वे में आलसी होने लगता है। स्वाभाविक है, जिसके पास गाड़ी नहीं थी उसको गाड़ी मिल गई, जिसके पास स्कूटर नहीं था उसको स्कूटर मिल गया। और संपन्नता धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ी है हमारे यहाँ पिछले 40-50 वर्षों में, और ख़ास तौर से पिछले 20-25 वर्षों में, उससे डायबिटीज़ भी बहुत उसी के प्रोपोर्शनेटली बढ़ी है। मोटापा भी बढ़ा है, मोटापे का डायबिटीज़ से सीधा संबंध है। पहले हमारे यहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में मोटापा बहुत कम देखने को मिलता था। एडोलेसेंट्स में, यंग एज में मोटापा बहुत कम देखने को मिलता था, अब बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो मोटापा बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है, हम एक्सरसाइज से जी चुरा रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साधन इतने हैं, टाइम किसी के पास है नहीं, इतना जो दैनिक जीवन की भागदौड़ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, वो ये सब कारण हैं जिससे डायबिटीज़ तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन इनसे महत्वपूर्ण एक और कारण है कि अपने आप में एशियन या ख़ास तौर से भारतीय होना भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि हमारे जीन्स जो कि हज़ारों वर्षों से हमारे अंदर हैं, वो जीन्स भी इस तरीके के हैं कि वो डायबिटीज़ को बढ़ाने में या उसको जन्म देने में सहायक हैं। सर, एक अहम बात है कि हम जब बात करते हैं डायबिटीज शुगर की, तो हमारी शरीर का ऊर्जा के स्रोत के तौर पर शुगर को देखा जाता है। फिर ये हानिकारक कैसे हो सकता है, या हम किस स्तर पर समझें कि अब शुगर की श्रेणी में आ चुका है ये, यानी कि हमें डायबिटीज़ है? जी, आपने ठीक कहा। डायबिटीज़ एक ऊर्जा है या फ्यूल है बॉडी को चलाने के लिए। ग्लूकोज एक फ्यूल है, और ग्लूकोज का एक नॉर्मल जब स्तर रहता है तब तक तो शरीर ठीक से कार्य करता रहता है। और नॉर्मल स्तर हम मान सकते हैं कि एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है, जो हेल्दी है, तो 100 से नीचे उसकी सामान्यतः फास्टिंग ग्लूकोज होता है। रात भर सोते रहे, सुबह उठ के जब आपने चेक किया बिना कुछ खाए पिए, तो वो अगर 100 के नीचे है और आपने भोजन कर लिया और भोजन के 2 घंटे के उपरांत जब वापस शुगर चेक किया गया, वो अगर 140 के नीचे है तो ये एक सामान्य लेवल है। इसके ऊपर जब जाने लगता है
तो हम डायबिटीज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। और डायबिटीज़ के लेवल्स आने से पहले एक स्टेज होती है जिसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। सो नॉर्मल, फिर प्री डायबिटीज़ और फिर डायबिटीज़ आती है। लेकिन डायबिटीज़ को हम पहचाने कैसे? और ख़ास तौर से कोई हेल्दी भी हो सकता है, या हम कहें कोई मोटा इंसान है, कोई पतला इंसान है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किसको संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कि डायबिटीज़ हो सकती है? जैसे जिनके परिवार में डायबिटीज़ होना, सबसे पहले जैसा मैंने आपको कहा कि साउथ एशिया में होना, भारतीय होना, ये एक रिस्क फैक्टर है। फिर जिनके परिवार में डायबिटीज़ है, फादर मदर भाई बहन एकदम क्लोज रिलेटिव्स को डायबिटीज़ है, वो एक दूसरा रिस्क फैक्टर है। वज़न ज़्यादा होना, मोटापा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। फिर जो लोग ख़राब लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, देर से रात को सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, देर से रात का भोजन कर रहे हैं, बहुत अधिक बाहर का जो खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल नहीं होता है और उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो डायबिटीज़ को जन्म देने में मदद कर सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स और हेरिडिटी, मोटापा, इस तरह के लोगों में डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में अगर किसी लेडी को डायबिटीज़ हुई है, जनरली प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से होती है, वो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसी लेडीज़ को भविष्य में डायबिटीज़ होने का रिस्क फिर भी थोड़ा रहता है। और एक बहुत ही अनोखी बात है कि जो बच्चे अंडरवेट हैं, पैदा होते हैं जब अंडरवेट है, और जो ओवरवेट हैं, दोनों तरह के बच्चों में भविष्य में डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल वेट का पैदा होता है उसको कम रिस्क है। और डायबिटीज़ से बचने के उपाय क्या हैं? क्या कर सकते हैं कि हम डायबिटीज़ से बच सकें? हाँ, जो हम बात अभी कर रहे थे, जो फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड, जिनकी वजह से काम करना चाहिए, उन पे सब पे काम करना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो नियमित फिजिकल एक्टिविटी करो। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न घटाने की कोशिश करें। अगर लाइफस्टाइल ख़राब है, सोने का टाइम गलत है, उठने का टाइम गलत है, खाने का टाइम गलत है, तो वो सब ठीक करना है। हेरिडिटी का आप कुछ कर नहीं सकते, आपके परिवार में डायबिटीज़ है, उसके लिए वो आपके हाथ में नहीं है। आप भारतीय हो इसलिए आपको डायबिटीज़, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं वो यही है कि हम बढ़िया फिजिकल एक्टिविटी करें और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, और वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करें। सतर्क रहने की ज़रूरत क्यों लगती है? क्या वाकई में ये बहुत खतरनाक है, या खतरनाक स्टेज पर पहुंच सकती है, या फिर इसकी वजह से कुछ और दिक्कतें भी फिजिकली इंटरनल हो सकती है जो हार्मफुल है? क्यों कहते हैं कि इससे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है? हाँ, क्योंकि देखिए, डायबिटीज़ के नाम पे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे WHO अगर मना रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह है। और पूरी दुनिया में 14 नवंबर को विशेष कार्यक्रम होते हैं जागरूकता फैलाने के लिए। तो जागरूकता फैलाना या उसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो 2/3 डायबिटीज़ है, मान लीजिए आज भारत में हम एक अनुमान के अनुसार लगभग 10 करोड़ के आसपास लोगों को डायबिटीज़ है, और इसमें से 95% या 94% टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसकी हम आज मुख्यतः चर्चा कर रहे हैं। इसमें से 2/3 डायबिटीज़ प्रिवेंटेबल है। मतलब 6 करोड़ या 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ भारत में नहीं होती अगर हम ये सब लाइफस्टाइल या जो हमने चर्चा करी इन फैक्टर्स पे काम करते, तो हमारी डायबिटीज़ एक रोकी जाने वाली बीमारी है। एक बार हो गई उसके बाद उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2/3 डायबिटीज़ इज़ प्रिवेंटेबल। बिल्कुल, आपने कहा कि एक बार होने के बाद रोक पाना मुश्किल होता है, लेकिन क्या ये इससे एकदम फ्री हो जाना, यानी होने के बाद बिल्कुल ठीक होना रिवर्स ऑर्डर में, क्या ये संभव है, या ऐसे भी केसेस हुए हैं, या फिर ये इम्पॉसिबल है? हाँ, डायबिटीज़ को रोक पाना काफ़ी हद तक संभव है, लेकिन एक बार होने के बाद रोक पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। कुछ लोगों में रिवर्सिबल होती है डायबिटीज़, उससे हम रिवर्सिबल की बजाय टेक्निकल भाषा में रेमिशन कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हो सकता है एक बार डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल हो गई, आपने दवाएं धीरे धीरे कम कर दी, हटा दी दवाएं, तो इस स्टेज को हम डायबिटीज़ रेमिशन कह सकते हैं। लेकिन साल 2 साल 3 साल के बाद वो पुनः आ सकती है। जिनका वज़न ज़्यादा है और जिनकी लाइफस्टाइल व्यवस्थित हो सकती है और वज़न पे वो नियंत्रण कर सकते हैं, और डायबिटीज़ बहुत अधिक पुरानी नहीं है। मान लीजिए किसी को 20 साल से डायबिटीज़ है, तो उसमें डायबिटीज़ के रिवर्स होने के या रेमिशन आने के चांसेस बहुत कम हैं। किसी की नई डायबिटीज़ है, साल 2 साल 4 साल 5 साल हुए हैं, उन लोगों में अगर हम प्रयास करें, लाइफस्टाइल पे काम करें, वेट कम करें, एक्सरसाइज करें, खान पान सही करें, तो ऐसे लोगों की डायबिटीज़ काफ़ी हद तक रिवर्सिबल होने की स्टेज में होती है।
आपने जो प्रश्न पूछा था कि इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि डायबिटीज़ शरीर के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रभावित करती है। ब्रेन पे भी असर होता है, मस्तिष्क में डायबिटीज़ की वजह से स्ट्रोक या लकवे के अटैक ज़्यादा होते हैं। आँखों पे डायबिटीज़ का असर आता है, पर्दे पे असर आता है तो आँख की रोशनी जा सकती है। डायबिटीज़ से हार्ट पे इफ़ेक्ट आता है। जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं, जिन एंजियोप्लास्टीज़ होती हैं, बाईपास होते हैं, उसमें से 40% लोगों को डायबिटीज़ होती है। इसी तरह किडनी पे जब इफ़ेक्ट आता है तो किडनी फेल हो जाती है। अगेन किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, उसमें से भी 35% 40% लोगों को डायबिटीज़ वजह होती है। लिवर पे भी डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट आता है। पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया था, हाल में जो रिसर्च आई है उसमें पता लगा है कि जैसे किडनी हार्ट पे इफ़ेक्ट होता है वैसे लिवर पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो सारे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है। पैरों में जब नर्व्स ख़राब होने लगती है डायबिटीज़ की वजह से तो एकदम सुन्नपन आ जाता है और व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं लगता है, और कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, गैंग्रीन हो जाती है और पैर कटवाना भी पड़ता है। तो अब इतनी व्यापक दोष जिस रोग में कि सारे अंगों को प्रभावित कर रहा है, तो उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है और उसको रोकने की ज़रूरत है, वो हो उससे पहले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपने भी सुना कि कितना ज़रूरी है सतर्क रहना और कितनी बड़ी बीमारी और बड़ा रूप ये ले सकती है अगर आप आज जागरूक नहीं हुए तो। और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब हम डॉक्टर शैलेश से लेंगे क्योंकि कई भ्रांतियां भी हैं जो आपस में फैलाई जाती हैं जबकि वो गलत है, उस पर भी हम बात करेंगे। सर एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। बहुत सारी चर्चा हमने ब्रेक पे जाने से पहले की, लेकिन एक सवाल ज़रूर है, डायबिटीज़ में इंसुलिन की आवश्यकता कितनी ज़्यादा है और इंसुलिन ये शब्द सुनते ही आमजन इतना डरता घबराता क्यों है? किसी को पता चलता है कि डायबिटीज़ और इंसुलिन ले रहा है तो ऐसा बनता है खतरनाक स्टेज पर है डायबिटीज़ तभी ये इंसुलिन ले रहा है, ये कैसे समझें इसे? जी हाँ, जो आपने बात कही कि डायबिटीज़ में इंसुलिन के यूज़ को लेके बहुत भ्रांतियाँ हैं और काफ़ी डर है लोगों में। लेकिन एक बात से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे को डायबिटीज़ होती है, मान लीजिए किसी 3 या 4 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हुई, जो कि हो सकती है, उसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, और टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज पहले दिन से केवल इंसुलिन ही होता है। तो अगर ये 4 साल का बच्चा 80 साल तक जिएगा तो 75 साल वो इंसुलिन के साथ ही निकालेगा। तो और प्रेगनेंसी में जब किसी लेडी को डायबिटीज़ होती है तो उसमें भी हम गोलियां नहीं देते हैं और सिर्फ इंसुलिन का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंसुलिन एकदम एक सेफ़ दवाई है। इंसुलिन अगर बच्चे आसानी से ले सकते हैं तो बड़े तो ले ही सकते हैं। और प्रेगनेंसी में तो लेडीज़ इसकी सेफ्टी का हम इस बात से अंदाज़ लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी में सबसे सेफ़ दवाई दी जाती है कि शिशु को नुकसान ना हो, गर्भ में जो शिशु है उसको नुकसान ना हो। तो इंसुलिन से सेफ़ कोई दवाई नहीं है प्रेगनेंसी में, इसलिए इंसुलिन एकदम सेफ़ है और एकदम आसानी से लिया जा सकता है। इन 2 बातों से हम समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो सुई के जरिए दिया जाता है और एक इंजेक्शन शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए एक भय का माहौल रहता है। लेकिन एक बार अगर कोई बच्चा इसको प्रयोग कर लेता है या बड़ा भी कोई अगर इसको प्रयोग कर लेता है तो दूसरे इंजेक्शन के बाद ही वो समझ जाते हैं कि ये सब मिथ्या है। डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रयोग एकदम सेफली और पेनलेस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जो सिरिंजेस आ रही हैं, जो नीडल्स हैं, जो लगाने के लिए डिवाइसेस हैं, पेन्स हैं, वो इतने बढ़िया और काफ़ी सस्ते भी हैं, तो हर कोई आराम से प्रयोग कर सकता है। जो बहुत संपन्न है वो और बढ़िया तरीके से ले सकता है, लेकिन एक आम नागरिक भी बहुत आसानी से पेनलेस तरीके से इंसुलिन सेफली ले सकता है। बिल्कुल ठीक है सर आपने। लेकिन एक बात अभी आपने कहा कि प्रॉपर जांच, जिसको डायबिटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटी आप करो, खान पान का खास ख्याल रखना। अब क्या खाएं क्या ना खाएं, ये दुविधा डायबिटिक पेशेंट में हमेशा रहती है। कोई किसी चीज़ को बोलता है ये फ़ायदा करेगा, आपको पता पड़ता है उसकी शुगर बढ़ गई, फिर उसको लगता है कि ये नहीं ये, और कई तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसे कैसे समझें खासतौर से पेशेंट या उनके घर वाले कि क्या खिलाने से डायबिटीज़ या हम कम कर सकते, कंट्रोल में रख सकते हैं? जी हाँ, खान पान को लेके डायबिटीज़ में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और ज़्यादातर रोगी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि बहुत तरह की सलाहें मिलती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी भ्रांतियाँ वायरल होती रहती हैं और लोगों को ये पता नहीं लगता कि सही चीज़ क्या है। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स का रोल है जो कि शुगर बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाके और ये ब्रेक होते हैं और उससे ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज फाइनली हमारे शरीर में रक्त में प्रभावित होता है, सारे ऑर्गन्स को जाता है, उनको फ्यूल सप्लाई करता है।
अगर हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करते हैं तो ग्लूकोज का स्तर कम बढ़ता है, लेकिन अगर साथ में हम प्रोटीन जोड़ देते हैं, थोड़ा सा फैट भी अगर जितना बताया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए डाइट अलग अलग होती है, हर एज के हिसाब से अलग अलग होती है। आप शारीरिक एक्टिविटी कितनी कर रहे हो, प्रेगनेंसी में डाइट अलग होगी, बच्चे के लिए अलग होगी। एक सैनिक है जो फौज का जवान है, बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है, मजदूर है, तो उसकी डाइट अलग होगी। तो हर व्यक्ति के लिए एक डाइट का शेड्यूल जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं फिजिशियन, वो ये निर्धारित कर सकते हैं कि इसको कितना कार्ब देना चाहिए, कितना इसकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए। अगर हम डाइट में कार्ब्स कम करते हैं, जैसे मैदा, सूजी, पोहा, वाइट राइस या परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स जो भी पैकेज्ड फूड हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम डाइट में कम करते हैं और जिनमें फाइबर ज़्यादा है, जैसे आटे का चोकर नहीं निकालना होता, मोटे वाले चावल या जो थोड़ा सा कम बढ़िया हैं, जिनको हम बढ़िया नहीं मानते हैं, वो वाले चावल एक्चुअल में हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। बहुत अधिक बढ़िया क्वालिटी का जो बासमती राइस है वो नुकसान कर सकता है, क्योंकि उसमें फाइबर कम हो जाएगा। इसी तरह दालें जिनका हम छिलका नहीं हटाना चाहते हैं, तो वो छिलके सहित उनको खाना चाहिए। बहुत सारे सैलड्स उपलब्ध हैं हमारे लिए हर सीज़न में, तो सलाद खूब खाना चाहिए व्यक्ति को, खाने के पहले भी, बीच में भी, और कोई टाइम नहीं है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि इस समय सलाद नहीं खाऊं, रात को सलाद नहीं खाऊं। अगर आपको भूख लग रही है, रात में खाना खा चुके हैं, तो दोबारा से अगर अन्न लिया, कार्ब लिया, तो शुगर बढ़ जाएगी। तो बेहतर है उस समय या तो कोई सूप ले लें या सैलड ले लें। फ्रूट्स डायबिटीज़ में खाए जा सकते हैं। फ्रूट्स से हमें फाइबर भी मिलता है और कैलोरीज़ भी मिलती है, मिनरल्स भी मिलते हैं, वाइटामिन्स भी मिलते हैं। तो फ्रूट्स डायबिटीज़ में मना नहीं है, लेकिन कम मात्रा में छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। बहुत अधिक मीठे फल होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। केला, अंगूर, चीकू या लीची, इस तरह के फल या तो ना खाएं या कम मात्रा में खाएं। और फैट्स को लेके भी बहुत भ्रांतियां हैं कि फ़लाना तेल लेना चाहिए, ये तेल नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी कोई मोटे तौर पे हम सारे तरह के तेल प्रयोग कर सकते हैं। जितना रिफाइंड तेल होता है वो उतना ख़राब होने लगता है। तो सरसों का तेल, तिल्ली, कॉटन सीड, सोया, ये अच्छे तेल हैं जो कि हमें बदल बदल के खाने चाहिए। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको डाइट में फ़ैट कम करना पड़ेगा और प्रोटीन और कार्ब भी ओवरऑल कम करना पड़ेगा। लेकिन मुख्यतः हम कार्ब पे ध्यान देते हैं, कार्ब को कम कराते हैं। वज़न ज़्यादा है तो फ़ैट को भी कम कराते हैं। प्रोटीन भारतीय डाइट में कम होते हैं, तो भारतीयों को ये थोड़ा चाहिए कि प्रोटीन डाइट में ज़्यादा लें, जैसे दाल, राजमा, सोयाबीन, पनीर, जो नॉनवेज हैं वो अगर वो लोग ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं। रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। ये मान सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को बदलाव करके और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर भी हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया। ये डायबिटीज़ की ये किताब आपने लिखी थी 5 साल पहले 2020 में, और बहुत अच्छी सेलर भी है, और इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी। लेकिन एक बात ज़रूर मैं जानना चाहूँगी, कुछ एक लंबी लिस्ट है मेरे पास भ्रांतियों को लेकर। क्या होता है कि जब कोई बीमारी होती है तो हर कोई डॉक्टर बन जाता है, और फिर आजकल जो सोशल मीडिया के डॉक्टर, यूट्यूब के डॉक्टर्स हैं, वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, और फिर कोई भी व्यक्ति जो देखता है उसको लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है तो ऐसा नहीं करना। अब वो सही है या गलत, इसका कोई रिसर्च तो करता नहीं है। सर, एक बात कही जाती है कि डायबिटीज़ पेशेंट को लगता है कि अगर वो दवाइयाँ एक बार लेने लगेगा तो उसको हमेशा आजीवन दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, डायबिटीज़ का भी ठीक नहीं हो पाती। तो कई लोग तो इस वजह से भी शुरुआत नहीं करते हैं और फिर उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। जी हाँ, क्योंकि डायबिटीज़ एक जनरली मोटे तौर पे एक जीवन पर्यंत चलने वाला रोग है। एक बार किसी एडल्ट को डायबिटीज़ हो गई या किसी बच्चे को डायबिटीज़ हो गई तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो बच्चे की डायबिटीज़ है तो उसे लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लगाना होगा, और अगर एडल्ट को डायबिटीज़ हुई है तो उन्हें या तो लाइफस्टाइल, शुरुआती वर्षों में हम लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर गोलियां लेनी है, और गोली 1, 2, 3 वो समय के साथ बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि शरीर का इंसुलिन समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। जब शरीर का इंसुलिन, आपका जो पैनक्रियास बना रहा है इंसुलिन, वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपको बाहर से दवाई की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन क्योंकि डायबिटीज़ में कई बार रिवर्सिबिलिटी की हमने बात करी थी, कई लोगों में डायबिटीज़ रिवर्सिबल होती है या रेमिशन आ सकता है अगर वो बहुत एक्सरसाइज करें, व्यायाम का निश्चित अवधि में करें और अपनी डाइट पे नियंत्रण रखें, वेट लॉस करें, तो उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। केवल ऐसे व्यक्तियों को डायबिटीज़ की दवाई बंद हो सकती है, अन्यथा
सारे लोगों को लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ की दवाई लेनी होती है, क्योंकि जब आपका रोग लाइफ लॉन्ग है तो दवाई भी लाइफ लॉन्ग होगी। और ये भी कहा जाता है कि खाना खाने से पहले, क्योंकि जब हम फास्टिंग और खाना खाने के बाद दोनों शुगर टेस्ट होता है, कहते हैं खाना खाने से पहले आप टेस्ट करा लो, उसके बाद खाना खाने के बाद का तो कोई वैल्यू नहीं है। क्या वाकई में ऐसा है? खाना खाने के बाद का वैल्यू नहीं है। वही लोग कहते हैं जिनको पता है कि मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा और खाने के बाद शुगर बढ़ जाएगी, तो चेक होगी तो पता लग जाएगी। फास्टिंग शुगर का भी उतना ही महत्व है। भोजन के 2 घंटे के बाद हम जनरली टेस्ट करवाते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। किसी भी भोजन के 2 घंटे के बाद शुगर हम चेक करते हैं, उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि किस स्टेज पे शुगर का नियंत्रण है। और 3 मंथ्स का एक टेस्ट और होता है जिसे हम HbA1c कहते हैं, उससे ये पता लग सकता है कि पिछले 3 महीने में एवरेज शुगर क्या रही है। तो अगर किसी ने एक दिन में बहुत अधिक नियंत्रण कर लिया, एक दिन दवाई भी डबल ले ली, तो शुगर नेक्स्ट डे नॉर्मल आ सकती है। लेकिन ये HbA1c टेस्ट है, इससे हमें पता लग जाता है कि पिछले 2 महीने की शुगर ख़राब रही थी, केवल आज ठीक हुई है। और ये भी कहा जाता है कि अगर शुगर में खाना कुछ दिन के लिए बंद कर दूँ तो अपने आप ही डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। क्या वाकई में शुगर का रोल इतना ज़्यादा है, या फिर ये भी भ्रांति है कि सिर्फ शुगर खा रहे हो आप तो डायबिटीज़, और अगर आप छोड़ दोगे तो अगर है भी आपको तो वो अपने आप ठीक होगी? नहीं, देखिए, शुगर तो एक ब्रॉड टर्म है। जो हम कार्ब खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, मक्का खा रहे हैं, उनमें भी शुगर है। हाँ। तो जो शुद्ध चीनी जो हम खा रहे हैं वो तो निश्चित रूप से एकदम तेज़ी से शुगर बढ़ाएगी। लेकिन कार्ब्स भी अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो वो भी शरीर में जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो रहा है, और वो भी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। और कोई अगर कहते हैं मैं बिल्कुल दुबला पतला, मुझे तो डायबिटीज़ हो नहीं सकती, और जो जिसका वज़न ज़्यादा है उसके लिए चांसेस है कि मुझे आज नहीं तो कल डायबिटीज़ होगी ही, क्या वाकई में ये फिक्स है? नहीं, दोनों ही बातें फिक्स नहीं हैं, ये भी भ्रांति है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हेरिडिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के परिवार में डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों को है और शरीर भी उसका डायबिटीज़ को जनरेट करने में मदद कर रहा है, जैसे कि मोटापा है, तो ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। लेकिन मान लीजिए किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है और वो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करता है, अपना वजन नियंत्रण रखता है, तो चांसेस हैं कि उसको डायबिटीज़ ना हो। तो ये 100% दोनों ही बातों में सही नहीं है कि पतले दुबले व्यक्ति को नहीं हो सकती। पतला दुबला व्यक्ति अगर ध्यान नहीं रखे और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो उसको भी डायबिटीज़ हो सकती है। और डायबिटीज़ जो बीमारी है उसको एक क्लास और कैटेगरी में भी बदल दिया कि ये तो बड़े और अमीर लोगों की बीमारी है। हाँ, पहले ऐसा कहा जाता था, लेकिन अब डायबिटीज़ भेदभाव नहीं करती। डायबिटीज़ शहरी हो या ग्रामीण, गरीब हो या अमीर, सभी को डायबिटीज़ ग्रसित करती है। सर, क्योंकि सवाल तो बहुत है और वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, लगता है आपकी इस किताब को ही पढ़ना पड़ेगा मुझे बाकी के सवालों के लिए। लेकिन एक आखिरी सवाल ज़रूर है, हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी वो ज़रूरी बात जिसका बस ध्यान रखा जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है? अगर डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो सकती है, या नहीं है आप सतर्क रहो तो आप उससे बच सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, 2/3 डायबिटीज़ इज़ प्रिवेंटेबल। सो हमें रोकथाम पे ही ध्यान देना चाहिए, और जिनको है उनको भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर लाइफस्टाइल व्यवस्थित है, समय पे सो रहे हैं, समय पे भोजन कर रहे हैं और बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे डायबिटीज़ होने से बचा भी जा सकता है, और डायबिटीज़ है तो उसको नियंत्रण भी आसानी से किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैलेश लोढ़ा आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, क्योंकि बेहद अहम जानकारी है जिसका होना ज़रूरी है। कई बार होता है कि जानकारी होती है, लेकिन वक्त पर जब वो जानकारियाँ वापस सामने आती है तो आप खुद भी अलर्ट हो जाते हो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और चलिए, इसी के साथ हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।